Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप लोग यूरोप का सीरीज सुन रहे हैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के द्वारा, और आप लोगों को का फीडबैक देख के मुझे लग रहा है कि ये सीरीज में और भी आपको सुनने की इच्छा है, लेकिन ये मटेरियल हमारे पास कम नहीं है। कुसुमलता जी के पास बहुत सारा मटेरियल है। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम कुसुमलता केडिया जी। नमस्कार जी, आपको भी और सभी सुनने वालों को, और जो बाद में YouTube में सुनेंगे उनको भी नमस्कार। हाँ, अभी यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे कैंपसेस में लाइव है इसमें। एंड पीपल कैन रीड थ्रू द स्क्रॉलिंग, जो भी हम बोल रहे हैं हिंदी में वो आ रहा है नीचे। अच्छा, जी, एक मुझे एक आपने जो पिछली बार जो बोला बच्चों के बारे में, एक जो शो किया था आपने, एक क्वेश्चन मुझे आया था कि अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में बच्चों के बारे में कहीं पे पढ़ाया नहीं गया है। 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 20th सेंचुरी इन यूरोप कहीं नहीं पढ़ाई। आपने वो चिमनी वाली बात की थी, इस तरह बच्चे चिमनी में पढ़ते हैं। सो तो वो उसका अगर आपको थोड़ा क्यों बताया नहीं गया, जस्ट जस्ट से आंसर इज ऑब्वियस, लेकिन क्यों बताया नहीं जाता? मुझे नहीं पता। उनको भी नहीं पता। दे डोंट, शी डजंट नो, शी डजंट नो। सो अभी तो बच्चों के बारे में मैं इतना बताऊंगी कि सुनने वाले हिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, एकदम अंत अंत में। अभी क्या हो रहा है बच्चों के साथ, जो मैंने बताया अभी तक वो ग्रॉस था। हाँ, ग्रॉस गंदगी, ग्रॉस पावर्टी, वो सब। अब जो बता रहे हैं जिसका असर दुनिया भर में है, तो हम लोगों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। मैं प्रयास करूंगी, ये इतना घिनौना है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि हल्के फुल्के ढंग से बताऊं। तो ठीक। जो मैंने पहले बताया था, हम्म, आज का विषय है द फीमेल इनक। लिखने वाली है कोई जर्मेन ग्रियर। इनका जो ये पुस्तक छपी थी 1970 में, और 50 साल बाद इसका ये सेकेंड एडिशन छपा। हम्म, इसका नाम ही है 50th एनिवर्सरी एडिशन। मतलब सुन के लगेगा कितने प्रकार के पागल, या कितने प्रकार का पगलेटीपन। और इसको वो लोग जी रहे हैं, जीने के लिए कर्स्ड है। और कर्स कौन है? कर्स है चर्च। तो अभी लेखिका के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, प्लीज। अन्यथा मुश्किल जाएगी हाँ, जो वर्णन है उसको मानने में। वैसे यूरोप और अमेरिका वाले सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रोज का अनुभव होगा। जर्मेन ग्रियर वॉज born in Melbourne and educated in Australia and at Cambridge University. Her first book, The Female Eunuch, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, took the world by storm and remains one of the most influential texts of the feminist movement. Germaine Greer has had a distinguished academic career in Britain and the USA. She makes regular appearances in print and other media as a broadcaster, journalist, columnist, and reviewer. Since 2001, she has been involved in rehabilitating 60 hectares of subtropical rainforest in southeast Queensland. और तो ये इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इन्होंने और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी, जो सुनने वाले चाहे तो पढ़ लें। द ऑब्स्टिकल रेस, सेक्स एंड डेस्टिनी, द मैड वुमन्स अंडर क्लोथ्स, अरे बाबा रे, डैडी, वी हार्डली न्यू यू, द चेंज, स्लिप सॉट, सीबिल्स, द होल वुमन, द बॉय, शेक्सपियर्स वाइफ, ऑन रेज, वाइट बीच, ऑन रेप। मेरी तो हिम्मत इनको और पढ़ने की नहीं है इस अकेली पुस्तक को पढ़ने के बाद। इस पुस्तक को शुरू करने के पहले मैंने पहले जो एक दो बार बताया है उसको आज आपके सामने रखते। ये जो उनकी स्टोरी ऑफ जेनेसिस है न्यू टेस्टामेंट में, यानी
8वीं शताब्दी एडी में यूरोप के लोगों ने जो कथा गढ़ी, ये कह रहे हैं जी 0 एडी में कोई जीसस हुए। अब आ गया है कि ये सारा मामला कथा रचा गया है 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में वो रचा गया था जो कॉन्स्टेंटाइन का कन्वर्जन वाला था, कि वो क्रिश्चियन हो गया था, कोई राजा था रोम। तो इस कहानी में ये है कि गॉड ने एक दिन सोचा और गॉड ने सृष्टि बनाया। ये गॉड ईश्वर और भगवान नहीं है, गॉड अलग एंटिटी है, अल्लाह अलग एंटिटी है, ईश्वर भगवान तो जो है वो है ही। तो उन्होंने सबको तो जोड़े में बनाया, सारे जीव जंतु पंक्षी जानवर सांप मेंढक सबको जोड़े में बनाया, मेल एंड फीमेल। लेकिन अपने जैसा एक बनाया एडम। तो जो एडम को देख के हम गॉड के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि कोई पुरुष है गॉड। तो गॉड ने एक दिन देखा कि जो गार्डन ऑफ एडन ये बताते हैं, वहां एडम सोया हुआ है, बहुत उदास है। तो गॉड को दया आई, तो उन्होंने एडम के पसली को खींचा और उससे ईव बना दिया। इसी ईव से ईविल शब्द, तो जो ईव बना दिया तो एडम और ईव दो हो गए। तो ये जो ईव है ये आफ्टर थॉट है, ये सृष्टि के मूल डिजाइन में नहीं थी। इट्स एन अपेंडेज, ये बाद में जोड़ी गई है, इट्स एन आफ्टर थॉट। मामला यहां तक होता तो भी ठीक था। अब मामला ये है कि गॉड का एक राइवल है शैतान, जो गॉड जितना ही पावरफुल है, या शायद गॉड से ज्यादा पावरफुल है, या शायद कम पावरफुल है, ये कयामत जब आएगी तब तय। और उसी के लिए चर्च काम कर रहा है, गॉड को ज्यादा पावरफुल बनाकर जिताने की। अब ये शैतान क्या करता है, इनकी गॉस्पेल की कहानी जो इन लोगों ने चर्च वालों ने लिखी, कि साहब ये ईव को फुसलाता है, एडम को नहीं, ईव को फुसलाता है। क्यों फुसलाता है? यहाँ से कमजोर है, ग्रे मैटर कम, और कहता है हैव सेक्सुअल रिलेशन विद एडम। इसी को कहते हैं सेव का फल खाना। जो एप्पल कंप्यूटर आता है उसमें एप्पल के ऊपर एक बाइट है, दांत से काटा हुआ है, यही वो जो शैतान है उसका ये काम है। तो जैसे ही मैन वुमन रिलेशनशिप बनता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, गॉड को पता चलता है, ईश्वर को नहीं, गॉड को पता चलता है। और गॉड आते हैं, गुस्सा होते हैं, जलजला आता है और दोनों को श्राप देते हैं और धरती पर धकेल देते हैं। धरती कष्ट है, इसलिए गाना है स्वर्ग यही बनाएंगे। तो बाद में एडम बड़ा हाथ पांव जोड़ता है तो गॉड थोड़ा नरम पड़ जाते हैं, लेकिन ईव को 7 श्राप देते। तो ये झंझट कब से है? ये झंझट है 8वीं शताब्दी से, 7वीं से, 6वीं से, मुझे नहीं पता कब से झंझट है। जो मैंने पढ़ा है उस पढ़े के अनुसार, जो यूरोप के, अब उनको स्कॉलर कहें कि लेखक कहें, मैं उनको लेखक कहना पसंद करती हूँ, जो प्रसिद्ध लेखक है उनका मानना है ये झमेला 7वीं 8वीं शताब्दी का है। और जो चर्च है उसका कहना है साहब 0 एडी में कोई जीसस है, जिस नाम का आप सिद्ध हो गया, एक काल्पनिक व्यक्ति है, ये अनहिस्टोरिकल कैरेक्टर है। तो ये तब से है, जब से भी है, ये 2-1000 साल का मामला। और कहाँ है ये मामला? ये जेरूसलम का मामला नहीं है। जेरूसलम कहाँ है? इजराइल में। इजराइल कहाँ है? एशिया में। ना ना, जेरूसलम इसराइल का मामला नहीं है। ये मामला यूरोप के न्यूरोटिक दिमागों का ये मामला है। तो इस मामले ने बड़े सारे ट्विस्ट टर्न लिए। उन ट्विस्ट टर्न पर कुछ बातें हम कर चुके हैं, कुछ बातें हम आगे करेंगे। ये जो बात हम कर रहे हैं, ये पुस्तक लिखी गई है 1970 में, 20वीं शताब्दी का थर्ड क्वार्टर में, 1950 से 1975, थर्ड क्वार्टर, टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी क्लोजिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन न जाने कब हो गया,
रेनेसा न जाने कब हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, इनका इनलाइटनमेंट हो गया, इनका साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया, सब हो गया। ये डेवलप्ड वर्ल्ड भी हो गए, ये रूलर ऑफ द दुनिया भी हो गए, इनका इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमैनिटी भी हो गया, लीग ऑफ नेशन भी बन गया, यूनाइटेड नेशंस भी बन गया, अंकटाड भी बन गया, वर्ल्ड बैंक भी बन गया, आईएमएफ भी बन गया। ये सब उसके बाद की बात। इसलिए इस कहानी की भयंकरता का अनुमान आपको लगा होगा। दूसरी, ये कहानी भयंकर क्यों है? अभी तक जो टट्टी पेशाब उनके कब्रिस्तानों का वर्णन कर रहे थे, उससे हम प्रभावित नहीं थे। हम कौन? नॉन चर्च पीपुल, नॉन क्रिश्चियनिज्म पीपुल, हम लोग प्रभावित नहीं थे, वो उनका मामला। लेकिन ये उन सबको प्रभावित कर रहा है जो यूरोप से, मॉडर्निटी से, थ्रू एजुकेशन, मीडिया, लिटरेचर और हजारों तरीके से जुड़े हैं। करीब करीब 8 अरब आदमियों में, आदमी स्त्री पुरुषों में कम से कम 3 से 4 अरब आदमी, मनुष्य इससे अफेक्टेड है। तो इसकी भयंकरता को समझने का प्रयास करना, ये पुरानी कथा नहीं है, नई कथा है। और सबसे खास बात है, ये यूरोप और अमेरिका के टॉप क्लास, क्रीमी क्लास की बात कर रहे हैं। क्रीमी क्लास 1%, 2%, 5%, 10%, 15%। चलिए 1970 में 20 से 25% जो इनका सो कॉल्ड वेल्दी क्लास है, पावरफुल क्लास है, एडुकेटेड क्लास है, एलीट क्लास है, ये उसकी बात करता है। नाम तो पुस्तक का है द फीमेल इनक। फीमेल इनक क्या बला होती है? ये बला यहाँ पर है। तो धीरे धीरे मैं पढ़ रही हूँ। शुरू में हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आने लगे। अब इस पुस्तक की शुरुआत होती है, एक कोई सज्जन है जो 50वें एडिशन का फॉरवर्ड लिख रहे हैं। नहीं नहीं, ये महिला जर्मन ग्रियर ही का ने दोबारा 50 साल बाद इसका लिख रही है। 20 years ago I wrote the introduction to the female Enoch that I thought that the book should quickly date and disappear. I hoped that a new breed of woman would come upon the earth for whom my analysis of sex operation in the developed world in the second half of the 20th century would be utterly irrelevant. 1920 में ये लिख कर कह रही हैं कि 1970 में जब मैंने पुस्तक लिखा था, उसके 30 साल बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, तो मुझे लगा था अगले 20 साल में जो कुछ मैं लिख रही हूँ वो इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन 1920 में ये कह रही है कुछ इररेलेवेंट नहीं हुआ, यथास्थिति बनी हुई है। कौन सी? जर्मन ग्रियर, जो यूरोप और अमेरिका में मैंने पढ़ के सुनाया था। जो जर्मन ग्रियर की पुस्तक द फीमेल इनक टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म and remains one of the most influential texts of the feminist movement. इनको लगा था कि 20 साल में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन नहीं, 2020 में भी स्थिति मिलती जुलती है। और इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत भयंकर खतरे की घंटी है। Many new breeds of women. ब्रीड तो हम लोग कुत्ते कुत्ते का सुनते थे, ये कुत्ता इस ब्रीड का है, ये कुत्ता उस ब्रीड का है, ये ऐसे है। जानवरों के लिए ये भाषा मनुष्यों के लिए, एक स्त्री एक स्त्रियों के लिए लिख रही है जो स्त्री लिबरेशन की बात कर रही है। मेनी न्यू ब्रीड्स ऑफ वुमन आर अपॉन द अर्थ। जब ये अर्थ कहे तो यूरोपियन अमेरिकन मानना चाहिए। देयर आर फीमेल बॉडी बिल्डर्स। अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो ये आखिरी पैराग्राफ में बताएंगी कि 20 साल पहले यानी 2000 एडी तक
यूरोप अमेरिका में नहीं दिखती थी या नहीं के बराबर थी। कौन कौन? बॉडी बिल्डर्स, मैराथन रनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैं संक्षेप में कर रही हूं। There are women paying alimony and women being paid palimony. There are upfront lesbians demanding the right to marry and have children by artificial insemination. There are men who mutilate themselves and are given passports as statutory females. ये परवर्जन उस सोसाइटी में आ रहा है। देयर आर प्रोस्टिट्यूट्स, इनको क्या बता रही है? न्यू ब्रीड्स। देयर आर प्रोस्टिट्यूट्स हु हैव कंबाइंड इन हाईली विजिबल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर आर्म्ड women in the front line of the most powerful armies on earth. There are full colonels with vivid lipsticks and painted nails. आर्मी में जो कोलोनल है, कर्नल हम लोग उच्चारण करते हैं, उसको भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक के साथ। There are women who write books about their sexual conquests, naming names and describing positions, sizes of members and so forth. यहाँ मेंबर शब्द जानकार लोग समझ लेंगे। None of these female phenomena was to be observed in any numbers 20 years ago. 2001 में इनके पास बॉडी बिल्डर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वगैरह। अब ये कह रही हैं कि पेज 2 पर कि साहब इन लोग को ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन इनको और क्या चाहिए? तो वो जवाब दे रही है, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम, ये बहुत गंभीर और सीरियस है, ध्यान से पढ़िए। ये मैन वुमन दोनों, यानी पूरी यूरो अमेरिकी सोसाइटी का परवर्टेड स्टेट ऑफ अफेयर को बताता है। ये फ्रीडम मांग रही है। कौन? कैम्ब्रिज में पढ़ी हुई वहां की बड़ी मीडिया पर्सन। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग द थिंग looked at rather than the person looking back. 2020 में इनको फ्रीडम चाहिए कि इनको थिंग, वस्तु न माना जाए, मनुष्य माना जाए, वस्तु की तरह इनको देखा न जाए। 2020 यूरो अमेरिकन वुमन ऑब्जेक्ट है। फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस, फ्रीडम फ्रॉम द duty of sexual stimulation of jaded male appetite, यानी ये इनका काम रहा है 8वीं शताब्दी से आज तक। क्या? the duty of sexual stimulation of jaded male appetite, for which no breast ever bulges hard enough and no leg is ever long enough. दोनों बीमार है, स्त्री भी पुरुष भी। Freedom from the uncomfortable clothes that must be worn to titillate. स्त्रियों को फ्रीडम चाहिए उन कपड़ों से जो पुरुष सेक्सुअलिटी को एराउज करते हैं। सोसाइटी इनसे डिमांड करती है। कौन सी सोसाइटी? वही टट्टी पेशाब वाली सोसाइटी। कब से डिमांड करने लग गई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या उसके पहले भी। फ्रीडम फ्रॉम शूज दैट मेक अस शॉर्टन आवर स्टेप्स एंड पुश आवर बटक्स आउट। माने जूता भी ऐसा पहनना है कि चाल ऐसी हो कि सेक्सुअली एराउजल हो। फ्रीडम फ्रॉम द एवर प्रेजेंट जुवेनाइल पुल
turpitude on page 3, मैंने इसको डिक्शनरी में खोजा, छोटी डिक्शनरी है मेरे पास, मुझे ये शब्द नहीं मिला, इसका जो अर्थ होता हो कुछ भयंकर अर्थ होगा। फ्रीडम फ्रॉम द humiliating insults heaped on us by the top shelf of the news agents। अब ये पूरी चीज इतनी विचित्र लग रही है मुझे भी। मैं अपने को यूरोप का, वहां की मॉडर्निटी का, वहां की सोसाइटी का जानकार मानती हूँ, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम द ह्यूमिलिएटिंग इंसल्ट्स heaped on us by the top shelf of the news agents, फ्रीडम फ्रॉम रेप 2022 में अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, स्विस, नॉर्वेयन, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन गोरी औरत को फ्रीडम फ्रॉम रेप चाहिए। whether it is by being undressed verbally by the men, ये यूरो अमेरिकन समाज में है। रेप, whether it is by being undressed verbally by the men on the building site, spied on as we go about our daily business, stopped, propositioned or followed on the street। ये वहां की स्त्रियों की स्थिति है 2022 में। ये 22 का इंट्रोडक्शन, पॉड बाय द बॉस। अब ये हमको लगा पौ तो पंजे को कहते हैं, पॉड बाय द बॉस क्या है? फिर मुझे ध्यान आया, कोई 20-25 साल, 20-22 साल पहले की बात है, मैं गांधी इंस्टीट्यूट वाराणसी में थी। एक अमेरिकन लेडी प्रोफेसर और उनके हस्बैंड दोनों विजिट किए, कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि माने यूनिवर्सिटी की लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को डीन, हेड या जो भी बॉस है डिपार्टमेंट का, they can touch them anywhere and they accept it। बॉस का अब इसका हम क्या समझाएं भाई, इसको हिंदी बोलना कठिन है। हाँ, pawed by the boss, used sadistically or against our will by the men we love। जिससे प्रेम है, जहाँ प्रेम शब्द है वहां भी स्पर्श की का घिनौनापन, और violently terrorized and beaten by a stranger or a gang of strangers। यूरोपियन गोरी स्त्री फ्रीडम चाह रही है, किससे? violently terrorized by a stranger or a gang of stranger। और ये सामान्य स्त्रियों की कहानी नहीं है, आगे ये शब्द आएगा कि हम ये वहां के अपर क्लास के लिए लिख रहे हैं। किताब, ये इंट्रोडक्शन 2020 में लिखा गया है। 20 years ago it was important to stress the right to sexual expression and far less important to underline a woman's right to reject male advances। ये इनको अधिकार चाहिए कि पुरुष अगर बदतमीजी करे तो वो रिजेक्ट कर सके। नाउ इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, अब ये बहुत ही भयंकर है लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, टू स्ट्रेस द राइट टू रिजेक्ट पेनेट्रेशन बाय द मेल मेंबर। इस स्थिति में उनकी स्त्रियां हैं, उनके पुरुष हैं, ये एक बीमार समाज है और ये बीमारी तेजी से हम लोगों वाली दुनिया में आ रही। The right to defer physical intimacy until there is irrefutable evidence of commitment because of the appearance on earth of AIDS। अगर एड नहीं होता तो ये राइट साइड नहीं चाहिए था। The argument in the female eunuch is still valid, nonetheless
for it holds that a woman has the right to express her own sexuality, which is not at all the same thing as the right to capitulate to male advances. The female eunuch, मतलब ये पुस्तक, argues that the rejection of the concept of female libido as merely responsive is essential to female liberation. Bimar Samaj. This is the proposition that was interpreted by the brain-dead hacks of Fleet Street as telling women to go out and do it. अब इस भाषा को मैं हिंदी में कतई नहीं समझा सकती हूँ, समझाना चाहती हूँ. The freedom I pleaded for 20 years ago was freedom to be a person with the dignity, integrity, nobility, passion, pride that constitute personhood. यानी यूरोप की गोरी स्त्रियों को सन 2000 तक फ्रीडम नहीं था to be a person with dignity, integrity, nobility, passion and pride that constitute personhood. अभी ये इनको मांगना नहीं है, छीनना है. Freedom to run, to shout, to talk loudly and sit with your knees apart. भयंकर. अब एक लाइन और पढ़ रही. Most of the women in the world को मैं छोड़ रही हूँ. Most of the women are still afraid. Europe, America, Australia, Canada. Most of the women are still afraid, still hungry, still mute and loaded by religion, not religion only, Christianity and Islam, with all kinds of fetters, masked, muzzled, mutilated and beaten. यूरो अमेरिकन गोरी चमड़ी की स्त्री या औरत. For when I wrote it, I did not know them, but with the women of the rich world, whose oppression is seen by poor woman as freedom. She is talking about the women of the rich world. अभी आगे आएगा अपर क्लास का है. अब ये कह रही हैं पेज 3 पर कि यूरोप की स्त्रियों को they had freedom to buy essential services with money that they did not have, freedom to indulge in the oldest form of private enterprise, prostitution. Prostitution of body, mind and soul to consumerism, or else freedom to starve, freedom to beg. इनके पास फ्रीडम क्या है? प्रोस्टिट्यूशन कर सकती हैं. प्रोस्टिट्यूशन केवल शरीर का नहीं, बॉडी का, माइंड का, सोल का भी. या इनके पास फ्रीडम है भूखे रहने का और भीख मांगने का. You can now see the female eunuch the world over. हाँ, 2020 में ये बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, भोपाल में, बनारस में भी दिखने लग गई है और दुनिया के बाकी जगहों पर. तो ये इनका है 50th एनिवर्सरी एडिशन में जर्मन ग्रीयर की भूमिका. अब 1970 में जब ये लिख रही थी, नहीं ये लिख रही थी, ये 2020 में है और अब आ रहा है जो ये सन 2000 में लिखी. The female eunuch was published in 1970, 5 years before the Sex Discrimination Act was passed in Parliament. यानी 1965 में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पास हुआ, and 6 years before that Domestic Violence Act
और 1964 में डोमेस्टिक वायलेंस, इस किताब में नहीं है, मैं आगे बताऊंगी। वाइफ बीटिंग, और कैसी बीटिंग, एक आध थप्पड़ नहीं, मर्सीलेस क्रूएल वायलेंट बीटिंग इज नॉर्म even before physical intimacy. Back in 1970, married women did not do their own tax returns because their income was seen as belonging to their husband. 1970 तक उनका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल होता था, क्योंकि जो कमाती है वो पति का है, पति का नहीं, हस्बैंड का है, क्योंकि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। वही वाला मामला जो जेनेसिस की स्टोरी बताए, उसकी आंत खींच के बनाई गई है उसके प्लेजर के लिए। Health clinics demanded that a married woman obtain permission from her husband before fitting her with a coil. Single women struggle to get mortgages. And if your husband raped you, he would not be prosecuted because according to the law, कहाँ का law? Euro-American, Australian, Canadian law. By marrying him, you consented to have sex with him whenever, wherever, and however he so pleased. और ये however कैसा भयंकर है, ये मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। ये बहुत भयंकर चीजें मैं पढ़ रही हूँ, जहां तक होगा आगे हल्का करने का कोशिश करूंगी। अब इसमें 2 लाइन मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये किताब बहुत सफल हुई, ये महिला बहुत सेलिब्रिटी बन गई, जर्मन ग्रियर, और सेलिब्रिटी बनने के बाद ग्रियर हैज एंजॉयड द ग्लोरीज that have come with her success, इस पुस्तक के कारण। तो क्या ग्लोरीज है? From posing naked in an erotic magazine, ये इनका क्या है, ग्लोरी है लेखिका का, क्योंकि ये सफल हो गई पुस्तक लिखकर। फ्रॉम posing naked in an erotic magazine to a youthful affair, and एक इनका ग्लोरी, दूसरा ग्लोरी है यूथफुल अफेयर विद मार्टिन एमिस, पता नहीं कौन है, और बहुत सारी चीज है, वो सब मैं छोड़ रही हूं। अब एक गंभीर चीज और आ रही है, हाँ एक चीज और बता रही हूँ। इनका कहना है, रीडिंग द फीमेल, पेज 7 से, रीडिंग द फीमेल यूनिक in 2020, it's still very easy to see why it caused such a sensation in its time, 1970, even if its influence has in some way worked against it. Her arguments about, ध्यान से सुनिए, बॉडी शेमिंग, अब ये क्या बला है मैं नहीं जानती, वो यूरोप वाले जो सुन रहे हैं, अमेरिका वाले, वो कमेंट में लिख सकते हैं। Her arguments about how body shaming is used to oppress women are so familiar that they appear in most women's magazine on a monthly basis. यानी यूरोप में जो स्त्रियों के लिए, यूरो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में स्त्रियों के लिए जो मैगजीन है, उसमें बॉडी शेमिंग का कोई मामला है। थोड़ा अंदाज है जो आगे आएगा। नहीं, फिर कुसुमलता जी, आज भी चलता है ये, आज भी चलता है बॉडी शेमिंग। नए नए क्या नए है नए ये बॉडी शेमिंग का अर्थ ये होता है कि बच्चियों को या महिलाओं को वो एक कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं कि तुम्हारे शरीर, तुम अच्छा नहीं दिखती, इसको बोलते हैं बॉडी शेमिंग। अच्छा अच्छा, हाँ उसका बहुत वर्णन है, हाँ, बहुत वर्णन है। पैर ऐसा है, ब्रेस्ट ऐसा है, कमर ऐसा है, हिप ऐसा है, समझ गई। और तो और कॉस्मेटिक इसके लिए इंडस्ट्री, फिर उस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के सेल्स बढ़ जाती है। लोग सेफोरा हाँ जाके
तो मतलब जैसे हाँ हाँ, वो जो कभी नाक ऐसा बना रहे हैं, गाल ऐसा बना रहे हैं, हाथ करेक्ट ऐसा बना रहे हैं, ब्रेस्ट ऐसा बना रहे करेक्ट। हैं। एक बार मेरे भाई ने, मेरे मामा का बेटा है, उसने मजाक किया, कुसुम दीदी, मैंने अपनी एक भाभी के बारे में पूछा, बोले कुसुम दीदी जब ये जलाई जाएगी ना तो आधा किलो प्लास्टिक मिलेगा। बिल्कुल आपकी भाभियां जब बिल्कुल बिल्कुल। जब अंत्येष्टि में जाएंगी तो बोले ये क्या बला है। देन ही एक्सप्लेन। नहीं, इतना ज्यादा अभी बॉडी शेमिंग इतना ज्यादा है इस समय भी, आज भी, कि लाइक मुझे तो अपनी बच्ची को बचाना पड़ा था इन सब चीजों से। कि भारतीय महिलाएं तो हमेशा से सुंदर रही हैं पृथ्वी पे। कोई कोई उनको उनको हमारे यहाँ तो कोई मेकअप भी नहीं करता, गांव में चले जाएं तो। और मथुरा और वृंदावन में जाएंगे तो एक से ज्यादा एक सुंदर सबके सब। और भारतीय महिलाओं का ऐसा नहीं कि मैं तो माता मानता हूँ सबको, लेकिन द थिंग इज कि वहां पे, यहाँ पे क्या है कि बद्दी से बद्दी औरत आपको ऐसा लगेगी कि अभी नाम नहीं लूंगा, कुछ हाँ, कांग्रेस वुमन भी है अमेरिका में। तो बद्दी से बद्दी औरत को भी ऐसा बने कि ब्यूटी क्वीन है। तो सही बोला उन्होंने कि जब वो मतलब व्हेन दे बिकम ओल्ड, और जैसे जिस दिन मेकअप ना करे उस दिन तो अच्छा खासा बच्चा दे के डर के रोना शुरू कर दे। तो इट्स लाइक दैट, इसको बॉडी शेमिंग बोलते हैं। अभी तो कॉर्सेट्स के बारे में मैं आगे कभी बताऊंगी, क्योंकि नॉन यूरोपियन समाज कॉर्सेट का झंझट ही नहीं समझ पाएगा कि इतना भयंकर, और उसके बारे में एक इन लोग का एक और चीज है, वो दो चीजें उसका बताऊंगी। मैं बहुत मूवीज देखता नहीं हूँ। एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, और मैं एक्चुअली बहुत सारा मूवीज देखता हूँ जस्ट टू स्टडी द नेटिव कल्चर, क्या चल रहा है कल्चर में। तो वो मूवी मैंने, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और थोड़ा सा उस मूवी में मैंने कॉर्सेट में देखा था उसको, पहली बार मुझे समझ में आया कॉर्सेट के लिए दो आदमी चाहिए उसको बंद करने के लिए, पीछे से दो औरतें चाहिए। वो जो वेल सांस की नहीं ले सकती। हड्डियां होती है, हाँ, सांस उसको नहीं ले ऐसे सकते। पकड़ के बंद करते हैं। बिल्कुल। उसके दो लोग चाहिए और और उसके भी बाद। बहुत सी चीजें हैं, और एक इनका और कई चीजें हैं, वो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी थोड़ा भाई, धीरे धीरे ले चल। मेरी बहनों माताओं, कभी भी फॉलो मत करना बॉलीवुड को। वो लोग कॉर्सेट लेकर आ रहे हैं भारत में जान से मारने के लिए। अब ये कह रही है पेज 7 पर, विमेन हैव वेरी लिटिल आइडिया ऑफ हाउ मच मेन हेट देम। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरा दिमाग चकरा गया। 70 साल की उम्र में हमने आज तक यही सुना था कि पुरुष स्त्रियों पर मुग्ध होते हैं। ये पढ़ने के बाद तुरंत स्ट्राइक कर गया, डिटेल अभी आएगा सामने। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी ये दिमाग में नहीं था। Women have very little idea of how much men hate them. ये हेट्रेट क्यों है? वही कहानी, स्वर्ग से धक्का दिया गया पृथ्वी पर। पृथ्वी माता नहीं है, श्री हरि विष्णु की बल्लभा नहीं है, ये तो श्रापित है, कटीली है, कांटा है, पत्थर है, रेत है। क्यों? इनका जो गार्डन ऑफ एडन है वो ऐसा ही है। कहाँ पर? दजला फरात के बीच में बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया, जिसको ये गार्डन ऑफ एडन कहते हैं। इसलिए बाइबिल की जो कथा न्यूरोटिक प्रीस्ट ने रची, उसके कारण चर्च को मानने वाले, जिनको क्रिश्चियन पुरुष कहते हैं, जो क्रिश्चियन पुरुष क्रिश्चियनिटी छोड़ चुके हैं, वो सब उस स्त्री से, ईव से नफरत करते हैं, क्योंकि हेवन से धरती पर आया है। कहो, हेवन से हेल में लाया गया। women have very little idea of how much men hate them। कुछ छोड़ रही हूं मैं, अब आगे बता रही हूँ। मतलब इतने तरह तरह की भयंकर चीजें आएंगी। अब ये 1970 जो है, जब ये पुस्तक लिखी गई, तो इनका कहना है ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट है। जो फर्स्ट वेव था, जो 1920-22 के आसपास चला था, वो था वोटिंग राइट के लिए और दो चार इस प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स के लिए। लेकिन बाद में जो चला वो क्या है, उसका वर्णन है दिस बुक। अब ये मैं समरी शुरू की हूँ पेज 11 पर। दिस बुक इज पार्ट ऑफ द
सेकेंड फेमिनिस्ट वेव, यानी 1950-55 के बाद शुरू हुआ है। ये 50-55 के बाद कब शुरू हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक चीज और बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे यूरोप में लड़ाई मची, तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में और सभी देशों में पुरुष लड़ने के लिए गए तो पहली बार स्त्रियां घर से बाहर निकली, फैक्ट्रियों में काम करने, दुकानों में, सड़कों में, ऑफिसेज में, हर जगह काम करने के लिए निकली। काम करने के बाद जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इनको वापस घर में पैक कर दिया गया उन सारी चीजों के साथ। आगे थोड़ा वर्णन आएगा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फिर ये बाहर निकली, फिर इनको अंदर किया गया। लेकिन इस बार अंदर करने के पहले 2-3 घटनाएं घट गई। एक तो वो पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां आ गई, एक कॉन्ट्रासेप्टिव कंडोम आ गया, और एक फ्राइड महोदय आ गए। तो इन 3 चीजों के कारण अब उनको धक्का देके पीछे नहीं भेजा जा सकता। अब ये सब शुरू हुआ। पोस्ट वॉर रिट्रेंचमेंट्स एंड रिवाइवल ऑफ फ्रिल्स, कॉर्सेट्स एंड फेमिनिटी आफ्टर द परमिसिव 20s में ये पुरुषों की तरह काम करने लगी। 20s में नहीं, बल्कि कहना चाहिए 1914 से 1918 में। फिर इनको भीतर भेजा गया, और फिर 1939 से 1945 में। अब कह रहे हैं कि जो पहला चला था इनका, वो सब इलेक्टोरल राइट वगैरह के लिए, वोट देने के राइट के लिए और दुनिया भर के राइट के लिए जो मूवमेंट चला था, उसमें उन स्त्रियों ने, in the old days ladies were anxious to point out that they did not seek to disrupt society or to unseat God. Marriage, the family, private property, and the state were threatened by their actions, but they were anxious to allay the fears of conservatives, and doing so, the suffragettes betrayed their own cause and prepared the way for the failure of emancipation. 5 years ago, it seemed clear that emancipation had failed. लंबा कहानी छोड़ रही हूँ, जो खास बात है वो बता रही हूँ पेज 12 से। The cage door had been opened, but the canary had refused to fly out. The conclusion was that the cage door ought never to have been opened because canaries are made for captivity. The suggestion of an alternative had only confused and saddened them. Second half of the 20th century में यूरोप का एलीट, यूरोप का ब्यूरोक्रेट, यूरोप का इंटेलेक्चुअल, यूरोप का मीडिया पर्सन, यूरोप का पॉलिटिशियन, ऑफ कोर्स यूरोप का क्लर्जी, यूरोप का साइंटिस्ट, यूरोप का एजुकेशनिस्ट क्या मान रहा है? कैनारी हैड रिफ्यूज टू फ्लाई आउट। पिंजरा खोल भी दिया, चिड़िया उड़ नहीं रही है। क्यों? चिड़िया बनाई ही गई है केज में रहने के लिए, इसलिए केज खोलना बेवकूफी है। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये है यूरोप की सोच, और इससे इंस्पिरेशन ले रही हैं नॉन क्रिश्चियन स्टूपिड पगलेट स्त्री और पुरुष। जिस यूरोप से तुम प्रेरणा ले रही हो भाई, उस यूरोप को तो जानो, उसके जेंडर मूवमेंट की पुस्तकों को तो पढ़ो, जो मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ। इतना मतलब घिनौना, घृणित, लिजा वर्णन अभी आएगा, आखिरी में बोलूंगी। अब ये सब छोड़ रही हूँ मैं, ये भी छोड़ रही हूँ, ये भी छोड़ रही हूँ। अब एक चीज पढ़, अच्छा इसको भी छोड़ देती हूँ। चलिए थोड़ा छोड़ के आगे से पढ़। एक चीज, समस्या है स्त्री होना, और स्त्री होने का खासियत ये क्या बता रहे हैं? गर्भ धारण करना,
याद कीजिए, शैतान ने फुसलाया ईव को, आदमी से, मैं एडम से सेक्सुअल रिलेशन, अब गॉड का श्राप। जैसे तुम स्त्री ईव, जैसे तुम एडम से सेक्सुअल रिलेशन बनाओगी, तुमको गर्भ धारण करना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। माता होना श्राप है। कहाँ? चर्च के न्यूरोटिक प्रीस्ट की खोपड़ी में श्राप है। इसलिए स्त्री होना मतलब गर्भाशय का होना, वुम्ब का होना, और ये गर्भाशय ही समस्या है। तो पेज 51, द विकेड वुम्ब। कोई ये भी सोचता है कि गर्भाशय विकेड है, दुष्ट है। ये है यूरोपियन प्रीस्ट के न्यूरोसिस से पूरे यूरोप की न्यूरोसिस, केवल पुरुषों की नहीं, स्त्रियों की। ये तो क्या कह रहे हैं? पेज संख्या है 51। सिंस टाइम इमेमोरियल, नहीं, सिंस द टाइम ऑफ गॉस्पेल, द वुम्ब हैज बीन एसोसिएटेड विथ ट्रबल। क्या है? The most recent form of fantasy about the womb is the enormously prevalent notion of the pathology of hysteria in Europe until the 20th century. क्या है hysteria? At first it was called the mother and was thought to be the wandering womb that rose into the throat of a girl and choked her. कमाल है। गर्भाशय को माँ कहते हैं। गर्भाशय पूरे शरीर में घूमता है, घूम के आता है, लड़की के गले में फंस जाता है। और द वंडरिंग वुम्ब दैट रोज इनटू द थ्रोट ऑफ ए गर्ल एंड चोक्ड हर। 20वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप की मान्यता, और इसके परिणाम इस मान्यता के, द मोस्ट स्केप्टिकल एंड एनाटोमिस्ट, while deploring the arts which quacks and witches चुड़ैले इनके यहाँ असली सत्ताएं हैं, used to allay hysterics, believed that the womb was charged with blood and stale seed, from whence arise foul and ill-conditioned dams, developing their own strange theory of pelvic congestion. It was assumed that unmarried women and widows suffered most from hysteria, and that a good husband would fix it. 20वीं शताब्दी के अंत तक इनके डॉक्टर और एनाटोमिस्ट ये मानते हैं वैसे ही जैसे क्वैक और चुड़ैले मानते थे। Some doctors, पेज संख्या 53, some doctors really believed, अब उसमें, that the womb is part of every illness of the female sex. वुम्ब ही सब चीज का जड़ है। क्यों है? यही तो उस श्राप का श्रापित अंग है। तुमको एक बच्चे को कंसीव करना पड़ेगा और जन्म देना पड़ेगा। Women are assumed to be by nature subject to the tyranny of the insatiate womb. पगलहट को देखते जाइए। अभी इतने वैरायटी का न्यूरोटिक चीजें सुनाऊंगी मैं आपको। पेज 54, ये भी मैं नहीं जानती हूँ, शायद आदित्य जी बताए। Although we do not believe in the green sickness anymore, मुझे नहीं पता क्या होता है। Since maidens became an essential, if menial, part of the workforce, we do believe that old maidens are apt to be consumed and wasted by frustration. Only recently have the other terrifying functions of the womb been publicized and accepted.
ऐसा पागल समाज। आपने क्या आप शब्द बोला था? जानते, मुझे चीजें सुनाई नहीं दिया, क्या शब्द बोला था आपने? ग्रीन सिकनेस, हरी बीमारी। ग्रीन सिकनेस। ग्रीन सिकनेस होता है वॉमिटिंग की, और द मतलब नौसिया, और अच्छा, बिकॉज ऑफ सर्टेन स्मेल्स, और इसके लिए। attempts are being made to reduce the impression that childbirth is a kind of punishment for women. ये लेकिन आज भी ये चल रहा है। जर्मन, ये आज भी चल रहा है, और ग्रीन बाइल को बोलते हैं, बाइल को भी बोलते हैं, बाइल। हाँ, पित्त पित्त, पित्त। हाँ, हाँ हाँ, पित्त का बीमारी वो। हरा होता है, हाँ, हरा उसीलिए पीला होती होता है, है, यस, उसीलिए होती है कि, और नौसिया। नौसिया, हाँ। तो ये देवी ये तो कह इनकी रही है इनकी कि बीमारियां से अटेम्प्ट्स बहुत आर मालूम बीइंग, है। इसमें जो खास बात है, अरे, attempts are being made to reduce the impression that childbirth is a kind of punishment for women and to re-educate them in breeding। लेकिन ये जर्मन ग्रियर देवी भी नहीं बता रही है 1970 में कि ये पुरुषों ने नहीं गढ़ा था, ये न्यूरोटिक चर्च के प्रीस्ट ने गढ़ा था। दोषी चर्च है। लेकिन 1970 में अचानक ये हुआ, 70 में या 60 में या 10 15 साल के भीतर, कि चर्च दोष मुक्त हो गया और पुरुष दोषी हो गया स्त्री की दुर्दशा। कौन सा पुरुष? जिस पुरुष ने स्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूरोप के चर्च के पैशाचिक तंत्र को तोड़ फोड़ दिया। अचानक 1950 के बाद 1970 तक ये 10 15 साल में मीडिया में चर्च गायब हो गया, और जो आक्रांता है, जो टॉर्मेंटर है, वो पुरुष। एक तो दुनिया भर का स्त्री को टॉर्मेंटेड हो गई अचानक, दुनिया भर के पुरुष टॉर्मेंटर हो गए। एक दूसरा, चर्च दोष मुक्त हो गया और दुनिया भर के रिलीजन दोषी हो गए। यूरोप, चर्च वाला यूरोप लिबरेटर हो गया और दुनिया भर के श्रेष्ठ समाज ऑपरेशन हो गए। और आपको ध्यान होगा 1970 में ही वो विमेन डिकेड यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था, जहां तक मुझे याद है 70s जो था यूनाइटेड नेशंस का विमेन डिकेड था। तो अचानक जो ट्विस्ट हुआ था, दुनिया भर के पुरुषों को दोषी कर दिया गया। भारत में तो एक कानून पास हो गया है कि स्त्री ने शिकायत कर दिया कि उस पुरुष ने मुझे घूरा कितना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड की 20 25 सेकेंड है, और उसके इरादे ठीक नहीं थे, तो पॉक्सो एक्ट में वो जेल चला जाएगा। और अभी तक क्या था चर्च में? स्त्री एडल्ट्रेस थी, स्त्री टेम्पट्रेस थी, स्त्री एजेंट थी शैतान की, स्त्री सेड्यूसर थी, ईव इविल थी, ईव विच थी। 1970 में उल्टा हो गया, पुरुष टॉर्मेंटर हो गया, पुरुष ऑपरेशर हो गया, पुरुष एडल्टर, एडल्ट एडल्ट्री करने वाला हो गया, पुरुष सेड्यूसर हो गया। सडन रोल मॉडल बदल दिया गया। ये है पावर मीडिया का। सारी दुनिया में पुरुष अपने को ऑपरेशर कहने लग गए, और वही यूरोप के पुरुषों ने चर्च को तोड़ फोड़ के स्त्री के साथ, स्त्री को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी प्रेमिका को सुरक्षित किया था अचानक। और ये जर्मन ग्रियर भी पूरी पुस्तक में चर्च, प्रीस्ट, बाइबल, गॉस्पेल को एकदम गायब कर देती है। जबकि दो पुस्तकें मैंने आप लोग को पढ़ के सुनाई थी, कैरन ऑब्स्टॉन की गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन और चर्च, स्टेट एंड विमेन, उसमें ठीक उल्टा मामला था। जो दोष चर्च का था, बाइबल का था, वो लाके पुरुष के सिर पे फोड़ दिया गया। अब एक और 2 लाइन भयंकर चीज, पेज 55, ये मिडिवल पीरियड जब मैं पढ़ाऊंगी बताऊंगी तो आपको बताऊंगी।
अब इनके यहाँ जो स्त्री को प्रीस्ट ने गॉड से जो श्राप दिलवाया है, उसमें एक श्राप है कि तुमको हर महीने मासिक धर्म, वो जो रजोस्राव हमारे यहाँ कहते हैं, इनके यहाँ जो भी पीरियड्स कहते हैं, तो जो वो रक्तस्राव होता है, रजस्राव होता है, वो क्या है? as was thought, इसको बता देते हैं. They still require and feel that the blood they shed is of a special kind, although perhaps not so special as was thought when it was the liquid presented to the devil in witches' loving cups. यूरोप का न्यूरोटिक प्रीस्ट स्त्री के मासिक रक्तस्राव को चुड़ैल के द्वारा शैतान को पीने के लिए ऑफर कर. ये हालत है इनके, क्या कहें, इनके रुग्णता की, इनके परवर्सिटी की. अभी हम बहुत सी चीज छोड़ के पढ़ रहे हैं. इतना गंदा और भद्दा है, ये सब बताया ही नहीं जा सकता. लेकिन मैं कहूंगी, जिन लोगों के इस विषय में रुचि हो, इस पुस्तक को धीरे से, आराम से पूरा पढ़ दे. अब थोड़ा जो विनोद जैसा है वो पढ़ दू. द रॉ मटीरियल. इनका एक था कि स्त्रियां यहीं से कच्ची हैं. क्यों? वही कहानी शैतान वाली कि स्त्री यहाँ से कमजोर है, वो फिकल माइंडेड है, वो इमोशनल है, वो सेंटिमेंटल है. कब कहा गया? 8वीं शताब्दी में. उसकी जांच 20वीं शताब्दी में डॉक्टर, एनाटोमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं. मतलब क्या होल्ड है इन वियर्ड थॉट्स का 20वीं नहीं 21वीं शताब्दी के इनके फ्रंट लाइनर्स पर. पेज 111, द रॉ मटीरियल. इसका 2 पन्ना हम पहले वाला भी पढ़ देते. इसके बाद ये पेज 16 से मैं पढ़ रही हूं, जो छोड़ दिया था. Because so many assumptions about the sex of mind cloud the issue of female mental ability, there follows a brief account of the failure of 50 years of thorough and diversified testing to discover any pattern of differentiation in male and female intellectual powers called the raw material. अभी हम लोगों ने देखा मामला वुम्ब है. मामला वुम्ब जो है वो विकेड है. अब क्या है कि नहीं, 20वीं शताब्दी में ये जांच कर रहे हैं, सेक्स यहाँ भी है, माइंड में भी है, सेक्स इंटेलेक्ट में भी है, सेक्स सोल में भी है. क्यों है? क्योंकि गॉड देवी नहीं है, गॉडेस नहीं है, केवल गॉड है. उसने अपने जैसा, गॉड कैसा है? उसने अपने जैसा एडम को बनाया. तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जांच पड़ताल हो रही है देखने के लिए कि विमेन्स, कहाँ जांच पड़ताल हो रही है? यूरोप और अमेरिका में. कौन कर रहा है? एकदम टॉप लेवल साइंटिस्ट, डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो माइंड का सारा एनालिसिस कर रहे हैं कि स्त्री के इंफीरियर होने के कारण कहाँ कहाँ कौन सी नस में है. तो वो आ रहा है पेज 111 पर, द रॉ मटीरियल. मुझे लग रहा है समय हो गया है 1 घंटा. आदित्य जी, नहीं, अभी आई थिंक टाइम इज ओवर. हमारे पास 5 मिनट और है. अच्छा, तो शुरू कर देते हैं. हाँ. Despite all the arguments about the effect of conditioning on the developing woman, the suspicion might persist that women do have some congenial mental deficiency by reason of their sex. यानी 20वीं शताब्दी का आदमी अभी चर्च के
उस न्यूरोटिक थॉट में पड़ा हुआ है। क्या? women do have some congenial mental deficiency by reason of their sex। और भारत की और जापान की और चाइना की और राम जाने कहाँ कहाँ की स्त्रियां यूरोप को लिबरेटिंग मान रही। Given the bias of observers involved in testing for suspected or assumed tendencies, we might not be surprised to find that there were proven sexual differences in mind. The remarkable fact is that no such differences have ever been established. Methodological investigation into the sex of mind has been going on for more than 50 years। अभी तो हम आपको शब्द का उच्चारण करने में भी घिन आता है। यहाँ लंबी बहस चलेगी फ्राइड की पेनिस एनवी, मतलब कितना भयंकर रूप से ये बीमार हो चुके। तो यहाँ भी इनको सेक्स ढूंढ रहे हैं। Methodical investigation into the sex of mind has been going on for more than 50 years। ये कब लिखा गया है ये लाइन? 1969 में, 70 मान लीजिए, तो 50 साल 1920 से चल रहा है 1970 तक। It is known that sex hormones do enter the brain, but no correlation between the physiological fact and mental capacity or behavior has ever been established, although it has been assumed। इनका 90% मामला चर्च का पैथोलॉजिकल न्यूरोटिक assumption है। It was thought that the relative lightness of the female brain argued lesser mental powers, although it was pointed out that women have a heavier brain considered relatively to the body weight, to the total body weight। In any case, brain weight is irrelevant, as was swiftly admitted। पहले कहा कि उसका ब्रेन थोड़ा हल्का है, इसलिए उसकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम होगी। फिर नापा जोखा किया कि नहीं भाई ब्रेन तो भारी है, तो क्या कहा? इन एनी केस ब्रेन वेट इज इररिलेवेंट, as was swiftly admitted when it was found to operate to male disadvantage। मतलब ऐसे पगलेट इनका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है। If the frontal lobes are to be considered as the seat of intelligence, then it must also be pointed out that the frontal area of the brain is more developed in women, so we may discount that kind of statistics as well। The brain is so imperfectly understood that we simply do not know enough about its physiology and functions to deduce facts about performance। यानी 20वीं-21वीं शताब्दी में भी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के सो कॉल्ड इन्वर्टेड साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट पर भी चर्च के इस पगलेट आइडिया का होल्ड है। क्या? विमेन इंफीरियर है। क्यों? एडल्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि शैतान ने इसको फुसलाया। क्यों फुसलाया? क्योंकि ये सेंटिमेंटल है। ऐसी चीजें छूटी नहीं है सारे साइंस के बावजूद। इसलिए नॉन चर्च सोसाइटीज को या सनातन धर्मावलंबी समाजों को इस गंभीर न्यूरोसिस से परिचित रहना होगा। और ये न्यूरोसिस कितने घिनौने रूपों में, कितने प्रकार के घिनौने ढंग में एक्सप्रेस होता है, मैं कोशिश करूंगी कि पढ़ ही डालूं, हिंदी में भले न। नमस्कार आदित्य जी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
मैं तो एक बोलूंगा, बार मैं तो व्यूअर्स को बोलूंगा कि ध्यान से बैठ के नोट्स बनाएं, क्योंकि आप सब लोग कंप्लेन करते हैं डीकोलोनाइजेशन है, डीकोलोनाइजेशन नहीं हो रहा है। यही तो कर रहे हैं हम लोग, डिबंकिंग मिथोलॉजी यही कर रहे हैं। तो अभी जिनके हमको अपने तरह से कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, रामेश्वर जी ने भी बोल चुके हैं और हमारे राजीव मल्होत्रा जी भी बोल चुके हैं, ट्रांसलेट कोई भी इंग्लिश का शब्द हिंदी में नहीं करना है। उनका कल्चर, उनका रिलीजन उनके माध्यम से ही समझ जाए, क्योंकि अगर उनको हिंदू के बारे में समझना है तो उनको हमसे पूछना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारे जो आजकल मतलब इस्कॉन में देखता हूँ कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन आदतें रोमन कैथोलिक वाली रहती हैं सेम। और इसीलिए देखते हैं कि बड़े बड़े जो गुरु होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं कि उसको देख के आप चौंक जाते हैं कि ये क्या क्या कर दिया, कल्चरली क्या कर दिया इन लोगों ने। बट इसको भी समझिए आप, तो जो ऐसा मत सोचिए कि कोई अमेरिकन या कोई यूरोपियन हिंदू बन गया तो वो आपका सबका गुरु हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। उनका आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा। And ऐसे कुछ लोग मैं जानता हूँ जो काफी एक्यूरेट है, लेकिन बिहेवियर जरूरी है। हाँ, आप कुछ बोल रही थी, प्लीज। इसमें लिखा है आगे, हम्म। अब बोली देती हूँ कि विमेन बॉडी क्या है, पीकदान है, जिसमें ये सीमेन एजेक्ट करते। मैं 1997 1997 मैं 93 में गई थी इंग्लैंड, वो किताब लाई थी गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन। तो मैं एक सीरीज, लेक्चर सीरीज शुरू करवाई, सबसे पहले रामेश्वर मिश्र जी से पहला भाषण करा। तो रिम्पोछे जी जो दलाई लामा के 2 नंबर है, सामदांग रिम्पोछे, उनको मैं बुलाने गई, उनको सब बताया। ही वॉज द सेकेंड पर्सन हु न्यू व्हाट आई हैड रेड। तो मैं, उन्होंने कहा केडिया जी इसको हिंदी में लिख दो। तो मैंने कहा मैं नहीं लिख पाऊंगी, बहुत घिनौना है। फिर कहा नहीं आपको लिखना होगा। तो मैंने कहा मैं किसी पेन नेम से लिख दूंगी। बोले नहीं, आपको अपने नाम से लिखना पड़ेगा, अन्यथा भारत में कोई भी इसका विश्वास नहीं करे। मैं ये सारी बातें बिना किताब के पढ़ के बोल सकती हूँ, बहुत पढ़ रहा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि चित्त इतना मलिन, इतना घिनौना, इतना बीमार हो सकता है। तो हम लोग 21वीं शताब्दी में एक बीमार समाज से डील कर रहे हैं, जो न्यूरोसिस के बॉर्डर पर है। इस समाज से डील वैसे नहीं किया जा सकता है जैसे स्वस्थ समाज के राजपुरुषों और अभिजात्य वर्ग से। इनका सो कॉल्ड एलीट बीमार है, आज न्यूरोटिक। बहुत चीज पढ़ के सुनाऊंगी, मतलब ऐसा ही घिन घिन आ जाता है जिसका हिसाब। ये चाइल्ड बर्थ को कहते हैं, जैसे पेशाब करना है, जैसे टट्टी करना है, वैसे चाइल्ड बर्थ। ये केवल एक सिक माइंड से निकल सकता है। पहले मैंने जब आज निशान लगाना शुरू किया, फिर दोबारा पढ़ा तो लगा मेरे वश का नहीं। फिर पंकज जी ने कहा कि नहीं इसको सुनाइए आप, इसको जानना लोगों के लिए जरूरी है। इंग्लिश, इनका कल्चर इनकी भाषा में भी आता है, इंग्लिश भाषा में भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिविंग ए सीड टू द वुमन, मतलब पीक दान कैसे, हम्म। गिविंग ए सीड टू द वुमन, ये हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी तो भाषा दी है ना, नहीं होगा तो अंग्रेजी में तो मैं बाँच दूंगी, हिंदी नहीं कर पाऊंगी। वो और सब पर तो ध्यान ही नहीं लगा। दोस्तों भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं कि साउथ अमेरिका में जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था, स्पेनिश आदमी या पोर्चुगीज आदमी को वही सिर्फ नेटिव साउथ अमेरिका या मीसो अमेरिका की महिलाओं से शादी कर सकते थे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है इनका। और और ये भारत में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे राजपूतों ने जम के लड़ाई लड़ी। मार्तंड वर्मा से शुरू हुआ इनकी पिटाई। मार्तंड वर्मा ने इनको 1741 में फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगीज, इंग्लिश चारों नेवियों को एक साथ हराया 1741 में। तो ये जो
इनके बारे में ये हमारे पूर्वजों को मालूम था, और भारत में इसलिए ये लोग ये काम नहीं कर पाए जिन्होंने मीसो अमेरिका में किया। और जो काम फिलीपींस में किया वो मैं आपको कभी बताऊंगा तो आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 100 साल में पूरा फिलीपींस हिंदू से बना दिया क्रिश्चियन। फिलीपींस हिंदू राष्ट्र ही था पहले, खमेर राजाओं की भूमि थी वो, मतलब उनसे कनेक्टेड राजा थे दो द्वीपों में। और तो ये किया इन्होंने साउथ अमेरिका में, और ये इन्होंने ऑल्सो किया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहानी बहुत ही वाइड स्प्रेड है, लेकिन आपको हमको गर्व होना चाहिए हमारे पूर्वजों पे कि उन्होंने हमको सबको बचा के रखा अपनी जान पे खेल के। सो थैंक यू वेरी मच कुसुमलता जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं, बहुत घिनौना जी, घिनौना, अभी अगले बहुत शो में। घिनौना। ये अगले शो। दो जब पढ़ेंगे ना, हाँ। इसमें तो मन रोने का करेगा। और इसमें घिनगिराहट को झेलने के लिए भी हरि भजन का दम ही मुझे इसको पढ़वा पाएगा, सुना श्री पाएगा। राम जय राम जय जय राम, एक ही नारा एक ही नाम, श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम। जय राम। और भगवान इन पर दया करे, इन लोगों को इस गिजगिजेपन से, लिजलिजेपन से मुक्ति दे। नहीं, कुसुमलता जी आप ये सब समझ पाती हैं क्योंकि आप हरे नाम लेती हैं। जो हरे क्या नाम नहीं लेता उसकी बुद्धि डेवलप ही नहीं होगी, वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। बिना हरे नाम की शक्ति से ये सब जो डेप्थ में हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो चाबी है। लोग बोलते हैं ना इंटेलिजेंट कैसे बने, हरिनाम लो देखो कैसे इंटेलिजेंट बनते हो, क्लास के टॉपर। कलेजे में हिम्मत भी तभी आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल वही स्रोत है। जिससे भय भयभीत हो उसका नाम लेने में क्या बीमारी है भाई। सही कह भगवान रहे, के जिससे राम से तो भय भी भयभीत। भयम द्वितीय विनिवेशता स्यात्, ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं उद्धव को, जिससे फिर भय भी मैं भयभीत। आदित्य जी आपको, सत्योलॉजी को और सुनने वालों की कृतज्ञ हूँ, ये मौका दिया कि ये सारी बातें मैं कह पा रही हूँ। नहीं, वाह वाह। हमारे दर्शक काफी धार्मिक है, और हमारे दर्शक जो हैं हरि नाम में बहुत विश्वास रखते हैं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य भी है, ये इस प्रकार के दर्शक हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, और सबका श्रद्धा है। तो कमेंट्स भी हमारे उसी प्रकार से आते हैं। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग। स्टूडेंट्स को तो मालूम ही है, हम लोग हरिनाम से शुरू करते हैं सारे प्रोग्राम्स, और हरिनाम से ही एंड होते हैं, और उसके बाद होता है प्रसाद, जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है प्रोग्राम का। तो अभी प्रसाद वर्चुअल होगा, तो प्लीज जरूर खाइए खिचड़ी। खिचड़ी इज द बेस्ट फ्रेंड, तो उसको जरूर खाइए, उसको इसी को भोजन नाश्ता करिए। थैंक यू वेरी मच, एंड नमस्ते, एंड जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो।